और बीजीएच को ही एम्स बनाने की बात उन्होंने की थी, तो वो उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। पिछले 10 साल से बीजेपी के संकल्प पत्र में धनबाद के हित के लिए कुछ नहीं है। इतने जहरीले गैस रिड्यूस हो रहे हैं जो कि हमारे आगे की पीढ़ी के लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं, और जिस तरह से पोल्यूशन फैल रहा है, तो मुझे लगता है कुछ फ्लाईओवर्स भी वहाँ बनने। हाय फ्रेंड्स, हमारे इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का एक बार स्वागत है। आपको बता दो कि आज का हमारा ये पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग और यूनिक है। यूनिक और अलग इसलिए है क्योंकि हमारे साथ आज एक पॉलिटिकल फेस है, अनुपमा सिंह। इनके बारे में वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी रूबरू हो गए हैं, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में आइए हम इनसे बातचीत करते हैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कैसे पर्सनल लाइफ से बाहर निकलकर ये अपने पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ी हैं। सो मैम, आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैम ये जानना चाहेंगे, वैसे तो अब धनबाद की जनता आपको बहुत अच्छे से जान गई है, लेकिन लोगों को आपके निजी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो बेसिकली जो पहला हमारा प्रश्न है वो ये है कि आप धनबाद क्षेत्र से नहीं बिलोंग करती हैं। वहाँ पे अब आप आगे अब एज अ उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा के लिए, तो कैसे आप इन चीज़ों को लेकर डील कर रही हैं? एक न्यू फेस है आप वहाँ के लिए और वहाँ की जनता के लिए, वो पूरा क्षेत्र आपके लिए नया है। बिल्कुल, मैं अपनी धनबाद की जनता को सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल बिलोंग करती हूँ धनबाद से, क्योंकि धनबाद में हमारा बोकारो डिस्ट्रिक्ट भी आता है, और बेरमो जो है वो हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। और मैं बेरमो में रहती हूँ। मेरा जन्म बोकारो में हुआ है। बेरमो में मेरी शादी हुई है। करीब 18-19 साल से मैं बेरमो में ही हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं शायद कैमरे के सामने नहीं, पर कैमरे के पीछे काफ़ी सक्रिय रही हूँ, राजनीति में भी, और अपने पति का हमेशा मैंने साथ दिया है। तो इसीलिए मुझे मालूम है कि धनबाद की जनता की क्या अपेक्षाएं होंगी मुझसे। तो आप जब बच्चे थे तो एज अ एम क्या था आपका कि बड़े होकर क्या बना, और क्या आप स्कूल लाइफ में या एजुकेशन फील्ड में आपका जो था वो अब मेधावी छात्र थी? बिल्कुल थी मैं, और मुझे मेरा एम एकमात्र उस समय डॉक्टर बनना था। मुझे डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैंने प्रेपरेशंस भी किए, एग्ज़ाम्स भी मैंने दिया। उसी में CPMT के थ्रू मेरा डेंटल एंड होम्योपैथिक वेटनरी में हुआ था। फिर थोड़ी और इच्छाएं जागने लगी पढ़ने की, तो फिर मैं थोड़ा और प्रेपरेशन के वजह से फिर मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया। पर हाँ, और क्लास 1 से ही मेरा स्टडीज़ में इतना इंटरेस्ट था। मैं हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आती थी, और मेरे घर में मुझे पढ़ाकू कह के लोग चिढ़ाते रहते थे कि हमेशा पढ़ाई पे इसका रहता है मेरे। और आज ऐसा प्रभाव है इस चीज़ का कि आज भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे बच्चे, एक बेटी 12th कर रही है, एक 10th कर रही है। मैं आज भी उनको बैठ के जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं उन्हें पढ़ाती हूँ। बचपन में आप अपना आदर्श किसको मानती थी, और उनके किन चीज़ों को आपने फॉलो किया है या उतारा अपने जीवन में? बचपन में जैसा कि हर बच्चे का आदर्श उसके माता पिता होते हैं, मेरे पिता डॉक्टर थे, हैं। तो मेरे पिता, मैं उनको देखकर सोचती थी कि मुझे भी, क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर ज़रूर थे, लेकिन उनका कर्म ऐसा था कि वो सिर्फ जनता की सेवा ही करते थे। वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि मुझे डॉक्टर फीस चाहिए या ये चाहिए। वो हमेशा फ्री मेडिकल शिविर लगाते थे। तो ये सब देखकर मैं उनसे काफ़ी प्रभावित होती थी कि ऐसा अगर हम कर सकते हैं तो फिर मैं डॉक्टर बनना चाहती। जनरली फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं, हॉबी जैसे हम कहते हैं? फ्री टाइम में, जैसे मैंने बोला, मैं फ्री टाइम में, मेरे बच्चे डर जाते कि मम्मा फ्री हो गई, अब मुझे पढ़ा लेगी। तो मेरा फ्री टाइम यही रहता है, मैं उन लोगों को बैठा कर पढ़ाती हूँ। और छोटी मोटी मेरी हॉबीज़ भी है। मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। हम लोग बैठ के सॉफ्ट म्यूज़िक, सबसे पहले मेरी आदत है, मैं सुबह सुबह हनुमान चालीसा लगा देती हूँ, कुछ भजन लगा देती हूँ, तो वो घर का माहौल थोड़ा चेंज हो, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। फिर बच्चे भी उस तरह से, आप अगर अपने घर का माहौल वैसा रखेंगे तो फिर आपके बच्चे भी वैसे ही चीज़ सीखेंगे। एक्चुअली बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बिल्कुल।
तो कभी मैं अगर नहीं लगाई तो बच्चे आके लगा देते हैं कि मम्मा आ रही होगी, लगा रहे हो, तो बच्चे भी भजन लगा देते हैं। तो यानी कि पूरे घर में ये माहौल रहता है कि सुबह उठकर भजन सुनना है, वो शुरू से वो आदत है आपको मैं बता दूं कि मेरी बड़ी वाली बेटी वो बिल्कुल भी सात्विक हो चुकी है, भागवत गीता पढ़ती है और पढ़ाई में भी उतना ही इंटरेस्ट है उसको, लेकिन वो हर रोज़ आधे से 1 घंटे गीता ज़रूर पढ़ती है और हम लोग को बैठ के ज्ञान भी सबको देगी कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे अगर आपके बच्चे भी सही संस्कार अगर मिले तो संस्कार बच्चे मिले, सही और आज की डेट में जिस तरह से सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और ये सब जो एक टर्म यूज किया जाता है आज के बच्चों के लिए, जेन जी, जो खुल जैसे बच्चे आजकल, मतलब वो ठीक है, हो सकता है इसका कुछ अच्छा परिणाम भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम बच्चों को वैसे संस्कार दें कि बच्चे भूले नहीं कि हमारा कल्चर क्या है जी, और हमारी मर्यादा क्या है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को ये संस्कार दें। जी। मूवीज के बारे में अगर हम बात करें, जनरली आप पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या आपको मूवीज़ पसंद है? कैसी मूवीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? या आप अपने फैमिली के साथ जाती हैं कभी कभी मूवीज़ में, थिएटर मूवीज़ देख? हाँ बिल्कुल, मैं मूवीज़ देखने सिर्फ अपने बच्चों के लिए जाती हूँ, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, उन लोग को फ्रेश लगे कि हाँ मम्मा थोड़ा इन्जॉय भी कराती है। तो उन लोगों के ही पसंद से, उनको जो भी पसंद होता है कि मम्मा मुझे ये मूवी देखना है, तो मैं उनके साथ जाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, उस टाइम छोटे थे, अब तो इंडिपेंडेंट हो गया है, लेकिन बच्चे हमारे साथ ज़्यादा घर में बैठ के और चीज़ों को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते। कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस जो आपको पसंद हो, अगर पहले की बात करें, या फिर अभी रिसेंट में कोई ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो? देखिए, सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अपने अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। आज का समय जो जिस तरह से लोग डिप्रेशन में और मानसिक तनाव लोगों को जो रहता है, तो उन चीज़ों से उबारने के लिए कभी कभी एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है कि लोग थोड़ा भूल जाते हैं अपनी चीज़ों को। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी दिखाए बस अच्छा साफ सुथरा दिखाए, क्योंकि हमारी जनरेशन उसको देखकर सीखती भी है। तो मेरा थोड़ा बहुत अभी थोड़ा मेरा मन मुटाव मुझे लगता है कि अभी थोड़ा गलत थोड़ा मैसेज जाता है बच्चों को, जो मुझे पर्सनली भी पसंद नहीं है। मैं बच्चों को भी मना कर Selected बेटा, movies हाँ के लिए। सिलेक्टेड, मैंने बोला है कि बेटा 16 बिलो ही, जबकि मेरी बेटी 18 होने जा रही है, फिर भी मैं उसको बोलती बेटा 16 बिलो मूवीज़ देखना, उसके ऊपर करेंगे। तो कोई एक लास्ट मूवी जो आप अभी देखने गए हो, या देखा हो, घर पे देखा हो, या फिर आप थिएटर में जाके देखे हो? मुझे तो याद ही नहीं है कौन सी। यानी बहुत लंबा गैप। हाँ काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। है, कोई बात नहीं। जनरली मीन्स आप मूवीज बच्चों के लिए ही आती हैं देखने के बिल्कुल लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो भी मूवीज़, कभी तो मेरा बेटा तो किंग कॉन्ग, वो हॉलीवुड Godzilla, मूवीज, हाँ गॉडजिला, वो भी लेकर जाता है मुझे। तो वो पसंद है या नहीं पसंद है? पसंद है, उनके साथ एंजॉय बच्चों के करती हूँ, साथ क्योंकि बच्चों को उसमें ही अच्छा लगेगा। मम्मा एंजॉय नहीं करेगी तो बच्चे भी तो बोर हो जाएंगे। जी। इसके साथ ही साथ कभी आप बच्चों के साथ बाहर निकलती हैं और चाट, गुपचुप, जनरली जैसे जो हम पब्लिक हम खाते हैं, तो वैसा आप जाते हैं बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी छोटी बेटी है, बड़ी बेटी तो नहीं खाती है, छोटी बेटी को बहुत शौक है, वो भी 10th में है, उसको गोलगप्पे का बहुत शौक है, तो वो मुझे शाम को लेकर जाती थी। अभी तो वो काफ़ी दिनों से बंद है, बोलती थी मम्मा मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो वो मेरे साथ जाती हूँ, बस एंजॉय। स्नैक्स के तौर पे जनरली आप लोग क्या पसंद करते हैं, बेसिकली आप, या फिर शाम में ऐसे सब साथ में बैठते हैं? मेरा फेवरेट है, देखिए, चाय बिस्किट और मूढ़ी होता है ना, वो मूढ़ी, वही थोड़ा बहुत खाती हूँ, और चाय बिस्किट तो मेरी कमर है फेवरेट। हाँ हाँ, मुझे दिन में 2 बार चाहिए ही चाहिए। मैं अपने दौरे के दौरान भी कोशिश करती हूँ कि कहीं चाय मिल जाए। यानी चाय आपका फेवरेट? हाँ। कॉफी का प्रेफरेंस? कॉफ़ी कम पीती हूँ, कॉफ़ी चाय। थोड़ा अवॉइड करती हूँ। कभी कभी हो गया कॉफ़ी, लेकिन कॉफ़ी में चाय बिस्किट एक इमोशन होता है कि कॉफ़ी में थोड़ा शुगर ज़्यादा हो जाता है, चाय में आप कम शुगर ले सकते हैं, इसलिए मैंने कॉफ़ी छोड़ दिया। पहले मैं पीती थी कम, नहीं, पर मैंने छोड़ दिया कि उसमें या तो ब्लैक कॉफ़ी पियो कि शुगर एनर्जी एंड एनर्जी देता है, इसलिए। पर अभी मुझे तो आपको आई गेस नीड पर मुझे नहीं, ज़रूरत नहीं। चाय पर्याप्त है। चाय भी मेरा छूटा हुआ है, चाय भी नहीं मिल पाता, वक्त पे नहीं नहीं पाता पाता है। यानी कि अभी आप पूरी तरीके से कहीं ना कहीं काफी एंगेज हो जाए। मैं भूल गई हूँ कि मैं चाय की बहुत बड़ी प्रेमी हूँ, और मुझे काफ़ी समय हो गया चाय पिए हुए। कहीं जाती हूँ तो सभा में लोग दे देते हैं, उसी टाइम मिलता है उसके बाद भी। तो ये मैं फास्ट भी आराम से कर लेती हूँ,
क्योंकि मैं चाय पे रह लेती हूँ। पूरे दिन भर अगर 2 कप चाय मिल जाए तो मेरा चल जाता है। ऐसे डे टू डे लाइफ में घर पे खाना कौन बनाता है, कैसे आप लोग अपने कामों को डिवाइड करते हैं? खाना तो मैं भी बनाती हूँ, हाउस हेल्प्स ही हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं तो बहुत सारे काम होते हैं। और अभी तो काफ़ी हेक्टिक चल हाँ, हेक्टिक है तो थोड़ा ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों का स्कूल चल रहा है। उन लोगों को खाना बनाने के लिए कोई होता, मैं भी बनाती हूँ। इवन मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं, बहुत अच्छे कुक हैं वो भी, मुझे लगता है। आप कुछ ऐसा जो आप मेरी मदर इन लॉ भी बनाती है। मतलब सारे लोग काफ़ी अच्छा खाना बनाते सब लोग किचन में रहते हैं, हैं। समय मिलता है। जब वक्त मिल जाए तो फिर वैसे भी खाना बनाना भी एक हॉबी में काउंट होता है। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी मतलब आपके हाथ के बनाई हुई सभी लोगों को पसंद आती है, जो लोग डिमांड करते हैं कि इस बार ये बनाना, आपके बच्चे या फिर आपके हस्बैंड? मेरे बच्चे, मेरे कटल बिरयानी मैं बनाती हूँ एक वो बच्चे बोलते मम्मा वो बना दो। कटल बिरयानी फेमस है। और मैं थोड़ा स्टार्टिंग में बता रही हूँ, मुझे रोटी बनाने नहीं आती थी, तो हाँ मैंने ट्राई किया कि नहीं रोटी बनाते हैं। एक बार मुझसे जल गया था रोटी, तो मैंने क्या किया, उसमें बटर लगा के बच्चों को दे दिया। बच्चे बोले मम्मा आपके हाथ का नान इतना टेस्टी लगता है ना मुझे, क्योंकि वो क्रंची हो गया होगा। तब से मुझे लगा कि शायद मैं अब अच्छी कुक हो गई हूँ। वो आपने उससे पहले कभी यूज़ नहीं किया होगा। मैंने खाना नहीं बनाया था ना कभी, तो अब कभी कभी बनाती हूँ। तो अब बच्चों के लिए तो आपको और शौक होता है ना, बच्चे बोलते हैं मम्मा मुझे ये खाना है वो खाना है, तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ते चला गया। तो ये ऐसे छुट्टियों के दिनों में आप लोग कहीं बाहर जाते, कोई ऐसा फेवरेट प्लेस जो आप जाना पसंद करते हो? मैं तो झारखंड का कोई ऐसा जगह नहीं होगा जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया हो। नेतरहाट भी हम लोग गए, हर जगह गए। और माता रानी का दर्शन करने वैष्णो देवी हम लोग जाते हैं, तो मैं कश्मीर भी गई हूँ। और पहाड़ियों से, वादियों से थोड़ा हम लोग को ज़्यादा ये रहता है, इसलिए हम लोग नेतरहाट भी गए। नेतरहाट भी काफ़ी खूबसूरत है, हम लोग एक्सप्लोर नहीं किए। मुझे लगता है मैं झारखंड के सभी लोगों से बोलूँगी कि एक बार ज़रूर जाए, काफ़ी खूबसूरत है वहाँ का। आपने बताया कि आपको सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद है। हाँ बिल्कुल। तो आप फ्री टाइम में खुद भी गाती हैं या नहीं गाती हैं? अभी तो मेरी आवाज़ बहुत कराटी जी है, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। और सॉफ्ट म्यूज़िक मैं सुनती भी हूँ। जैसे मैंने बोला, मैं अपने दिन की शुरुआत भजन से करती हूँ, उसके बाद गाड़ी में भी मैं भजन एक बार सुन लेती हूँ, उसके बाद सॉफ्ट म्यूज़िक बजता रहता है। और मेरे बच्चों को भी सॉफ्ट ही म्यूज़िक पसंद है, इसीलिए मेरे घर का माहौल सॉफ्ट म्यूज़िक का ही रहता है। डांस वांस करना पसंद है यानी? थोड़ा बहुत बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। कंपनी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। किताब, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, किताब पढ़ना आपको पसंद होगा। कोई फेवरेट ऑथर या कोई फेवरेट ऐसी किताब? अब मैंने बताया ना, मेरी इतनी मोटी मोटी बुक्स रहती थी मेडिकल प्रिपरेशंस की, तो उसको पढ़ते पढ़ते समय ही नहीं मिलता था कि मैं कुछ बुक्स पढ़ पाऊँ, एक्स्ट्रा पढ़ पाऊँ। और जब तक कि मेरे फिर बच्चे थोड़े बड़े हुए, तो फिर मैं उनके लिए मैंने उनका कभी ट्यूशन नहीं लगाया। फिर मैं उनके लिए बुक्स पढ़ती थी, उनके बुक्स को पढ़ती थी, आज भी पढ़ती हूँ। अब ट्यूशन लगा दिया है काफ़ी सालों से, अब लगाया जब मैं थोड़ा सा बिजी अपने हस्बैंड के साथ इंटर का, यूनियन का जो भी होता था, तो मैं भी साथ में जाती थी, तो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, तो फिर बच्चों का ट्यूशन मैंने लगा दिया है। और मेरी ज़्यादातर हॉबी है कि मैं फ्री टाइम में उनकी बुक्स लेकर पढ़ती हूँ, ताकि उनको पढ़ा सकूँ। जी। हम सभी जानते हैं कि आपके ससुर जी 6 बार विधायक रहे बेरमो से। अभी करंट में आपके हस्बैंड हैं, आपके देवर भी कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हैं। तो लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये परिवारवाद है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का कहना है कि परिवारवाद है, तो मुझे लगता है कि हमें लोग इतना, मेरे पूरे परिवार को इतना लोग पसंद करते हैं, समझते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, मेरे घर का माहौल ही यही है कि लोग सिर्फ जन सेवा में रहते हैं। अगर परिवारवाद होता तो शायद मेरे पति को जिताते नहीं, मेरे देवर को युवा अध्यक्ष नहीं बनाते। तो ये परिवारवाद नहीं, ये मेरे घर का माहौल ही ऐसा है कि लोग जन सेवा में ही रहते हैं, और लोगों के दिनचर्या में यही है कि हमें उठना है और जनता की सेवा करनी है। बिल्कुल। फिलहाल अभी आप जैसा कि मैं आपको एक और ऐड कर देती हूँ, मेरी बेटी, मैंने बताया 12th क्लास में है। ठीक है, तब मेरी बेटी जब 12-13 साल की थी, तब से उसने एक छोटा सा NGO शुरू किया है, क्योंकि वो 18 की नहीं हुई थी, तो उसको वैलिडेशन नहीं। हाँ वैलिड नहीं हुआ वो, लेकिन फिर भी वो अपने स्तर पर, उसको जो भी पैसे मिलते थे, लोग आते थे उसको जो पैसे देते थे, जैसे बच्चों को लोग देते हैं, हमें, मुझसे पैसे नहीं लेती थी,
उन पैसों से वो जाती थी अनाथ आश्रम में, ब्लाइंड स्कूल में, हर जगह वो कपड़े डोनेट करती थी, टॉयज़ डोनेट करती थी, खाने देती थी, खाने बंटवाती थी, मंदिर के बाहर जाती है, वो एक छोटा सा एनजीओ चलाती है। तो उससे हम लोगों ने नहीं कुछ कहा, क्योंकि मेरे घर का माहौल ही ऐसा है कि बच्चों को भी इसमें, मेरा छोटा सा बच्चा है, बेटा है, वो भी उसके साथ जाता है बांटने के लिए। तो ये हमारे घर का माहौल ही ऐसा है। बिल्कुल। जनरली यही कहा जाता है कि बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं वो सीखते हैं, तो वही माहौल है। धुंधलू महतो से लड़ना कैसा लगता है, जिनके खिलाफ कोर्ट में भी 50 से ज़्यादा केसेस चल रहे हैं? आपने क्वेश्चन में ही आंसर भी बोल दिया कि जिनके खिलाफ 50 से ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, उनके खिलाफ मैं क्या लड़ूं? वो तो खुद लड़ाई लड़ रहा है, वो तो खुद अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई ये धनबाद के लिए वो नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, ताकि वो संसद जा सके और अपने केसेस को खारिज करा सके। शायद ये लड़ाई उनकी इसी चीज़ की है। जी। एक सवाल ये भी है कि आपके वो प्रतिद्वंदी हैं और 3 बार वो विधायक लेकिन रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपने इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा, तो वो आपके सामने, आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा मजबूत है वो एज अ विपक्ष? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, वो 3 बार लड़े हैं और मैंने 4 बार इनडायरेक्टली लड़ा है। 2006 में मेरी शादी हुई, मैंने 2009 का इलेक्शन साथ में देखा है, 2014 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन और फिर 2020 का बाई इलेक्शन। तो मैंने 4 बार अपने घर में इलेक्शंस को नज़दीकी से, उसके मैनेजमेंट को, उसके लोगों के सामने जाकर मैं सक्रिय हुई हूँ। मैं अपने ससुर जी के इलेक्शन में भी काफ़ी सक्रिय थी, लोगों जनता से कनेक्ट करती थी, और अपने पति के भी इलेक्शन में, तो शायद इनसे ज़्यादा मेरा है। जी। हाँ, भले ही वो विधायक है। जी। जब उनको टिकट मिला धुंधलू महतो जी को, तो काफ़ी वरिष्ठ लोग जो हैं भाजपा के, वो नाखुश थे। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नाखुश होने वाली बात ही है। जो हमारे माननीय गण हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे पार्टी से एक ऐसे छवि वाले लोगों को टिकट मिले जिनके ऊपर ऑलरेडी 50 केसेस है। तो वो यहाँ आ जाएंगे तो सेंचुरी तो 1 महीने में मान लेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि ये 10-15 दिन में इनके केसेस के बढ़ते जा रहे हैं। उस टाइम 50 नहीं हुए थे, जब मुझे टिकट मिला तो 50 नहीं हुए थे, अभी 53 ऑलमोस्ट हो चुके हैं जी। तो उनके केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके जीत, अगर भगवान ना करे अगर जीतते हैं, तो 1 महीने में सेंचुरी भी हो जाएगी। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो 4 केसेस में कन्विक्टेड भी है जी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अगर सच में धनबाद के लिए, धनबाद के हित के लिए सोचती है, तो शायद ऐसे इंसान को टिकट देने का काम नहीं करती। फिर से आप पीएन सिंह जी को ही रिपीट करा सकते थे। हमारे माननीय, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से लोगों का ध्यान रखा, तो वो उनको रिपीट कराते, या बहुत सारे नेतागण थे उनको कराते। इनको ही क्यों, इनको क्यों दिया? क्या धनबाद की जनता से उन्हें प्यार नहीं है? क्या धनबाद की जनता के लिए वो सोचते नहीं हैं? क्या सिर्फ रेवेन्यू लेने के लिए धनबाद है? धनबाद सिर्फ कोयला लेने के लिए और बोकारो से स्टीम लेने के लिए है? और उनको आप रिटर्न में क्या दे रहे हैं? 50 केसेस वाले कैंडिडेट, और जो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे कैंडिडेट आप देना पसंद करेंगे? यही सोच रहे हैं, यही हमारी बीजेपी चाहती है। बीजेपी के पास और भी विकल्प थे, बहुत सारे लोग थे। हमारे माननीय विधायक जी वीरेंद्र नारायण जी थे, राज सिन्हा जी थे, रागिनी सिंह जी थी, किसी को भी आप ले लेते। पीएन सिंह जी तो थे ही, उनको लेना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी कि आपने ऐसे इंसान को लिया जो कि धनबाद की जनता को और भी घातक बना देगी और भी आतंक से भरा बना देगी? लोग अभी से ही डरे हुए हैं। इतने हमारे वरिष्ठ नेता सरयू राय जी को अभी से ही, जबकि वो प्रत्याशी बने थे, सिर्फ स्टार्ट ही हुआ था, और आपने धमकाने का काम करने लगे। आप उनको धमकी भरा मैसेजेस भिजवाने लगे। तो जब ऐसे लोगों का वो लोग नहीं सुन सकते हैं, तो हमारी मासूम जनता को क्या करेंगे वो? जी। आपके हिसाब से बीजेपी के संकल्प पत्र में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके या धनबाद की जो जनता है उनके हित में नहीं है? पिछले 10 साल से बीजेपी के संकल्प पत्र में धनबाद के हित के लिए कुछ नहीं है, और मुझे लगता है न कभी होगा आगे। मैं यही चाहती हूँ
कि हमारी धनबाद की जनता इस बार आँख खोल ले, क्योंकि 10 सालों से जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो आगे भी नहीं करेंगे, और उनके संकल्प पत्र में ऐसा कुछ दिया भी नहीं हुआ है। जिस तरह से एम्स बनाने की बात हुई थी, एयरपोर्ट बन के तैयार है, उसे स्टार्ट करने की बात हुई थी, पॉल्यूशन की कुछ भी बात नहीं हमारा हो पाया, कुछ भी पूरा नहीं। हमारे बच्चों को रोजगार तक नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां दी हैं बोकारो को, धनबाद को, उसको भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उसको भी आगे नहीं बढ़ा पाए, तो आप आगे क्या करेंगे नया? पुरानी चीज़ों को तो लोग आप आगे बढ़ा ही नहीं रहे, तो फिर नई चीज़ों का क्या निर्माण करेंगे? मैं जनता के बीच में जाती हूँ, जनता बोलती है कि अनुपमा जी आगे दिलवाइएगा, बाद में कुछ जो हमारा पहले का था वो ही हमें दिलवा दीजिए, हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात होगी। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत है कि कांग्रेस आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि ये 10 साल बहुत होता है छलावा के लिए। 10 साल छलावे में हमारी ज़िंदगी का 10 साल चला गया। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। हमने अपना 10 साल दिया, लेकिन आपने क्या दिया? आपने हमारी धनबाद की जनता को कुछ भी नहीं दिया। तो अब हमारी धनबाद की जनता बखूबी जान चुकी है, और अब शायद मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा यही मानना था कि धनबाद की जनता काफ़ी जागरूक है, पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी हैं, और हर वर्ग के लोग, सब लोग समझ चुके हैं कि अब यहाँ नहीं हो सकता है। अब बीजेपी आपके हिसाब से कि अब चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए, और हर जगह मैं जहाँ भी जाती हूँ यही नारा लगता है कि अब हमें परिवर्तन चाहिए। जी, आप झारखंड में जो भी स्थानीय नीति को लेकर आवाज़ उठ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? स्थानीय नीति देखिए, हमारे महागठबंधन के जो साथियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको मैं अमल करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे स्थानीय लोग जो हैं उन्हें कुछ ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, मेरा भी ये मानना है जी। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो लोग यहीं पले बड़े, यहीं पैदा हुए, यहीं की रोटी खा रहे, यहीं का नमक खा रहे हैं, हम उनको भी भूल नहीं सकते हैं ना। वो भी तो हमारी जनता जनार्दन है, उन लोग भी यहीं से उठते हैं, यहीं के नाम से जाने जाते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो यही बताते हैं कि मैं धनबाद से हूँ, मैं बोकारो से हूँ, तो वो भी तो यहीं के हुए ना। यानी दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा। आपने धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया है, तो ये निर्णय आपका था या आपके ससुर जी का था, आपके हस्बैंड का था, या पूरी फैमिली में डिसाइड किया? बिल्कुल, मेरे ससुर जी तो रहे नहीं, उनको गए हुए 4 साल हो गए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये निर्णय उनका ही है, क्योंकि आज से 20 साल पहले 2004 में उनको टिकट मिली, और उन्होंने किसी कारणवश वो लड़ नहीं पाए। उन्होंने ददई दुबे जी को लड़वाया, हमारे आदरणीय ददई दुबे जी को लड़वाया। तो मेरा ये मानना है कि आज 20 साल बाद ये टिकट अगर मुझे मिला है तो शायद उनके ही आशीर्वाद से मिला है। उनका ही एक सपना रह गया था कि मैं धनबाद की जनता को, इनडायरेक्टली तो वो करते ही थे, डायरेक्टली करने का उनका जो मन था वो पूरा नहीं हो पाया, और शायद वो मेरे द्वारा इसे पूरा करना चाहते हैं। इसलिए ये उनके आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से ये टिकट मुझे मिला। जी। आपने बताया कि धनबाद की जनता को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या करने वाली हैं? अगर आगे आप जीतती हैं तो एजुकेशन के फील्ड में या फिर करियर के फील्ड में आपकी ओर से क्या किया जाएगा, ताकि धनबाद के जो युवा हैं उनको एक सही प्रॉपर गाइडेंस मिले और प्रॉपर प्लेस मिल पाए? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी बोला कि हमारे बोकारो से लेकर धनबाद तक, बाहर यहाँ के तो लोग, झारखंड के लोग तो हैं ही हैं, बाहर के लोग भी सुनते थे पहले, लोग आते थे कि नहीं बोकारो में इंडस्ट्री है, धनबाद में कोल माइंस है, हमें काफ़ी जॉब मिल सकता है, मैथन है हमारा, डीवीसी है, तो हमें काफ़ी जॉब मिल सकता है। लोग आते थे काफ़ी सालों पहले, लोग आते थे यहाँ पे। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ से पलायन हो रहा है, लोग यहाँ से जा रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो जो कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया था उसको ही अगर आप सजा के संजोग के रखते तो हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते, हमारे बच्चे यही रहते, धनबाद का ही नाम रोशन करते और धनबाद को आगे बढ़ाने का काम करते। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने बच्चों को जो बाहर जा चुके हैं उन्हें वापस लाऊं और यहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिलाऊं। हमारे बच्चे जो शिक्षा से विहीन हैं, हमारे गरीब गुरबा बच्चे जिनको यहाँ बोकारो में ही हमारे एक स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, अराउंड 150 बच्चे पढ़ते थे,
उस स्कूल को डीएवी के द्वारा बेच दिया गया। तो उन बच्चे के अभिभावक के पास इतने पैसे नहीं है कि वो डीएवी में पढ़ा सके, तो उन्हें निकालना पड़ गया उस स्कूल से। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम उन बच्चों के बारे में सोचें। अगर आप फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप धनबाद को चला सकते। जी। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो अगर आपकी सरकार आती है तो धनबाद के लोग जो हैं उनकी हमेशा से ये समस्या है कि एकमात्र अस्पताल है धनबाद में, एसएनएमसीएच सरकारी अस्पताल है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और वहाँ भी जो है सुविधाओं की कमी होती है, तो लोग संतुष्ट नहीं है। एक बड़ा सा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी तैयार हुआ बगल में, लेकिन फिलहाल हम सभी जान रहे हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े जो करोड़ों के मशीन से वो पड़े हुए हैं। तो आपकी ओर से क्या किया जाएगा और कैसे आप हेल्थ की जो इशू है, जो समस्या है, उस पर वर्कआउट करेंगे? जैसा कि मैंने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, आपको भी पता, तो मेरा ध्यान इस पे बहुत रहता है। मेरा हमेशा मैं यही सोचती थी, 10 साल पहले मेरे फादर इन लॉ ने जब प्रपोज किया कि एम्स आएगा यहाँ, तो वो एम्स को भी नहीं लाया गया और बीजीएच को ही एम्स बनाने की बात उन्होंने की थी। तो वो उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। और भी मेरे दिमाग में, जैसे मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो थोड़े बहुत हेल्थ से रिलेटेड वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है, कुछ मोहल्ला क्लिनिक टाइप का खोलना चाहिए हमें, मेरा ये मानना है, छोटे छोटे मोहल्ले में, ताकि लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जो जा नहीं पाते, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है, एम्बुलेंस भी पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एटलीस्ट वहाँ पे कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हेल्थ रिलेटेड, कि लोग अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हेल्थ की होती है वहाँ पे वो जाके दिखा सके। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखी हूँ। अगर धनबाद की जनता मुझे लाती है तो मैं उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी। यानी डॉक्टर अगर आप नहीं भी बन पाए, आपका जो सपना है वो इनडायरेक्टली आप इसे पूरा कर इस पाए। तरह से पूरा करना चाहूँ। महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे, उनको सशक्त बनाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को? मेरा आने का सबसे बड़ा कारण ये भी था, मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ आई हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ऐसे इंसान को मेरी महिलाएं वोट करें, जो इंसान महिला को एक चीज़ समझता हो, एक वस्तु समझता हो। और आए दिन मैं वीडियोस देख रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है कि बीजेपी आखिर उन्हें हो क्या गया है, किस तरफ जा रही है। और ऐसे लोगों को यहाँ ही नहीं, बहुत जगह मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती अभी, और इस खुशनुमा माहौल को ख़राब नहीं करना चाहती, तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसे ऐसे लोगों को सुन के भी हम लोग डर जा रहे हैं कि ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। उन लोगों को टिकट देने का, दिलवाने का काम कर रही है। ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। सांसद होते हैं दिल्ली में जाके, पूरे इंडिया में हम लोगों को, हमारे जगह को, हमारे लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे लोग को आपने क्यों टिकट दिया जो रिप्रेजेंट करेंगे? तो लोग सोचेंगे अच्छा धनबाद में ऐसा होता है, धनबाद लोकारों में ये माहौल है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और बाकी तो धनबाद की जनता खुद जागरूक है। धनबाद की जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो है पोल्यूशन, प्रदूषण, और खास करके अगर हम झरिया क्षेत्र की बात करें तो इस पर आप लोग आगे कैसे वर्कआउट करेंगे? इसको लेकर कुछ योजनाएं हैं या आने वाले समय में जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ये काफ़ी बड़े पैमाने पे होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि झरिया में इतने जहरीले गैस रिड्यूस हो रहे हैं जो कि हमारे आगे की पीढ़ी के लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं। और जिस तरह से पोल्यूशन फैल रहा है, तो मुझे लगता है कुछ फ्लाईओवर्स भी वहाँ बनने चाहिए। पूरे धनबाद लोकसभा की मैं बात कर रही हूँ, कुछ फ्लाईओवर्स भी बनने चाहिए ताकि, क्योंकि सड़कों की भी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि पोल्यूशन ना हो, सड़कें भी साफ़ सुथरी रहें। और कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कि हैवी वेट व्हीकल्स जो हैं उनका वे कुछ और हो जाए। बिल्कुल, और ताकि हमारे सिविलियंस को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो इसकी वजह से। यही मेरा छोटा मोटा पहल होगा जो मैं करने की कोशिश करूँगी और इसे रिकमेंड करूँगी। लोग आपको वोट क्यों दे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही शुरू से बता रही हूँ कि मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है इस इलेक्शन को लड़ने में। मेरा एकमात्र स्वार्थ यही है कि मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि एक ऐसे इंसान के हाथों में ना जाए
जो इंसान सिर्फ अपने लिए करे और अपने व्यवसाय के लिए करे और हमारे इस धनबाद लोकसभा में आतंक फैलाने के लिए। ये जो आपने आंसर किया, इसमें ही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ऐसे नेता को जो टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं शायद आपको लगता है कि भाजपा में एलिजिबल नेता की कमी हो गई जो ऐसे नेता को टिकट दिया गया? मैं इसमें नहीं बोल सकती हूँ, एलिजिबल नेता भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया। और ऐसे क्या मजबूरी थी, भगवान जाने, वही बता सकते हैं कि ऐसे इंसान को टिकट देने का काम किए कि जिसकी वजह से ऐसा एक साधारण सी महिला को आक्रोश आया कि मेरी पैदाइश बोकारो की है, मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ पैदा हुई हूँ उनको बचा सकूँ, उनके लिए सेवा कर सकूँ। और उनकी सेवा में मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं अगले 5 साल के लिए नहीं, जीवन भर, अगले 30-50 साल, जब तक मुझे भगवान जीवित रखेंगे, मैं उस समय के लिए यहाँ आई हूँ। और ये आखिरी सवाल है कि अगर आप जीत जाती हैं तो धनबाद जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है उसमें किन किन चीज़ों पर आप काम करेंगी, क्या प्राथमिकता है? क्योंकि धनबाद की जनता पिछले कई वर्षों से कुछ चीज़ों की डिमांड कर रही है, तो किन कामों को आप पहला प्रेफरेंस देने वाली हैं? फिर मैंने शुरू से भी बताया है कि एयरपोर्ट तो एक मुद्दा है, पर उससे भी बड़ा मुद्दा ट्रेन भी आज धनबाद लोकसभा को उस स्तर पर नहीं मिल रहा है जिस स्तर पर यहाँ के लोगों की डिमांड है। यहाँ के लोग, जितना ज़्यादा लोग जाते हैं उस तरह से डायरेक्ट आपका दिल्ली का भी नहीं है, मतलब काफ़ी चलने वाली ट्रेनें जो लोगों की ज़रूरत है। और डायरेक्ट आपका यहाँ पे जिस तरह से आप बारी बितरी की बात करते हैं, तो यहाँ लोग हैं, उन लोगों को भी जाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ के लिए भी नहीं है। और मैं यही चाहूँगी कि हम इस पे भी काम करें, और क्योंकि हमें बंगाल पे डिपेंड करना पड़ता है यहाँ के लोगों को वहाँ का रिजर्वेशन लेने के लिए, तो ये सब चीज़, छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे लोगों का मुद्दा है। मुझसे लोगों ने बहुत इस बारे में शिकायत भी की कि हाँ देखिए दीदी, ऐसे ऐसे है, ये है, तो मैं उसे ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी ताकि मैं अपने उस पर कर सकूँ। मैंने बताया पोल्यूशन के लिए, सबसे मेन रोज़गार के लिए, जिस तरह से हमारे धनबाद लोकसभा को बोकारो स्टील के लिए जाना जाता है, धनबाद कोयले के लिए जाना जाता है, हमारे यहाँ खुद कंपनियाँ हैं। मैं चाहूँगी कि नई कंपनी भी आए, और मैं चाहूँगी कि पुरानी कंपनीज़ को उस लायक जिस स्तर पर उन्हें होना चाहिए उस स्तर पर पहुँचाऊँ, ताकि हमारे युवाओं को काफ़ी रोज़गार मिल सके। हमारे युवा यहाँ से जाए नहीं। मेरा एकमात्र, मैंने शुरू से यही देखा है कि धनबाद इतना नाम है धनबाद का, लेकिन लोग यहाँ से भागते हैं, यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। तो इसका एक तो रोज़गार है, दूसरा जिस तरह से थोड़ा आतंक भी है, दबे आवाज़ में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन भगवान न करे अगर कुछ होता है कुछ तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं उससे निजात दिलाना चाहती हूँ अपने धनबाद की जनता को। और काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं जो हमारे ठेका मज़दूरों के भी इश्यूज़ हैं, उसे भी मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, बहुत सारे इश्यूज़। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने आज बात की अनुपमा सिंह जी से, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव को लेकर ये पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल धनबाद की जनता का ढेर सारा प्यार इनको मिल रहा है। अब देखते हैं कि 25 मई को जनता क्या कुछ फैसला करती है, लेकिन फिलहाल हम सबसे यही कहेंगे कि आप 25 मई को अपने घर से बाहर ज़रूर निकलें और वोट ज़रूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग आप अवश्य करें। धन्यवाद।